स्टार्ट करें। गुड इवनिंग, खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मौल आशीर्वाद। वेरी गुड इवनिंग, क्या हाल है? बढ़िया? हाँ, वैसे भी बड़े ही होंगे। भारत जीत जो गई न्यूजीलैंड से। नहीं, क्या हो गया भाई? कोई कमेंट नहीं? आवाज आ रही है मेरी? चलो जी, वेरी गुड इवनिंग। क्या था होमवर्क, क्या था? लास्ट टाइम हमने अच्छा, बाय चेंजिंग टेम्परेचर एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, ये डिस्कस करना हमें। बहुत बढ़िया बेटा, वर्ल्ड कप देखने का टाइम भी नहीं तुम्हारे पास सिद्धार्थ। तो इलेक्ट्रो की जेई एडवांस्ड, आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन तो पहले भी कर चुके थे हम, हाँ है ना? सही कहा रूपक। चश्मा साफ करने के लिए केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट यूज होता है, कंडेंसेशन होता है, वेपर्स जो है। बताओ जल्दी से, डाउट्स बताओ। दशहरा की पार्टी नहीं, दशहरा की छुट्टी मिलेगी बस। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में जो सोडियम है वो कहां डिपॉजिट हो रहा है? कैथोड पर। कैथोड किसका बना हुआ है? मरकरी का। तो यहां पर सोडियम मरकरी का अमलगम बनता है, और ये जो अमलगम बनता है ना, इसका एक फॉर्मूला भी होता है Na2Hg2। तो इस क्वेश्चन में हमें अगर हम देखें तो यहां पर मरकरी के कितने मोल्स ले रखे हैं? 2 मोल। नहीं, NaCl का जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन है 4m और उसका वॉल्यूम कितना है? 0.5 लीटर। तो 4 इंटू 0.5, यानी इसके कितने मोल्स हो गए? 2 मोल। और इसके 2 मोल से ये अमलगम के कितने मोल्स बनेंगे? 1 मोल। और 1 मोल अमलगम का जो मास होगा वो हो जाएगा 446 ग्राम। दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। हाँ, यहां पर ये कह सकते हो आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला क्या है, ये पता होना चाहिए। लेकिन जो ऑप्शंस है वो इस तरह से है कि बाय द वे अगर हमें फॉर्मूला नहीं भी पता है और हम हिट एंड ट्रायल भी करते ना, तो भी आंसर ये आएगा। बिकॉज चाहे आप फॉर्मूला Na2Hg2 लिखो या NaHg लिखो, इससे तो आंसर सेम ही आएगा। और अगर बाय द वे आपने फॉर्मूला Na2Hg लिख लिया, क्योंकि मरकरी या तो +1 या +2, देखो यहां मरकरी +1 में, यहां पर भी मरकरी +1 में, यहां मरकरी +2 में। अगर आप ये वाला केस लेते हो तो इसके 2 मोल के साथ इसका 1 मोल, तो इसका बनेगा केवल 1 मोल ही।
और इसके 1 मोल का जो मास होगा वो 246 ग्राम होगा, और 246 वाला कोई ऑप्शन क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा है। बाकी के जो सारे ऑप्शंस है 200, 400, जो तो किसी भी केस में नहीं हो सकता। तो जो ऑप्शंस है वो इसी तरह से, जैसे 225 उसका कोई चांस नहीं है। तो अगर नहीं भी पता हो आपको, हिट एंड ट्रायल करके भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो कि यार सर मुझे फॉर्मूला तो नहीं पता था लेकिन फिर भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट 28 के बाद जल्दी जल्दी बोलो। यस, जल्दी से डाउट्स पूछिए फटाफट, देखो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद कोई डाउट? बहुत शांति छा रखी भैया, बहुत शांति है। थर्टी 31, 32 और 30 ये बाद में करवाऊंगा मैं। एक काम करना, 30, 31, 32 ये बाद में करेंगे, पहले दूसरे क्वेश्चंस करो। 31, 30, 31, 32 इसके अलावा पूछो, इसको अभी होल्ड करो, अलग से बताऊंगा मैं इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 33 ये काफी लेंदी क्वेश्चन है, इसमें आयनिक और इलेक्ट्रो का अच्छा खासा कॉम्बिनेशन यूज हुआ है। इस क्वेश्चन में भी बहुत सारी स्टेप्स, अगर आप देखो तो एक क्वेश्चन करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस को समझ सकते हो। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फाइंड द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब जो सॉल्यूशन है यहां पर, इस सॉल्यूशन में Ag प्लस आयन भी है, इस सॉल्यूशन में ब्रोमाइड आयन भी है, और इस सॉल्यूशन में नाइट्रेट आयन भी है। तो यहां पर सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होगी वो इन तीनों की कंडक्टिविटी के सम के बराबर होगी। तीनों की कंडक्टिविटी के सम के बराबर होगी। अब क्वेश्चन आता है कि हमें इनकी कंडक्टिविटी कैसे निकालनी है। तो इन सब का आपको लैम्डा एम इनफाइनाइट का डेटा दे रखा है, इसका भी लैम्डा एम इनफाइनाइट का डेटा दे रखा है, इसका भी लैम्डा एम इनफाइनाइट का, और इसका भी लैम्डा एम इनफाइनाइट का। देखो एक आयन के लिए अल्फा का कोई, अल्फा एक तरह से कह सकते हो कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो इन आयंस के लिए जो है ना लैम्डा एम या लैम्डा एम इनफाइनाइट वैल्यू सेम होती है। लैम्डा एम या लैम्डा एम, क्योंकि ये तो फर्दर कुछ आयन ही है, तो इसीलिए इसका आप ये कह सकते हो लैम्डा एम जो होगा वही लैम्डा एम इनफाइनाइट भी होगा। तो लैम्डा एम इक्वल्स टू के इंटू 1000 अपॉन के इंटू 1000 अपॉन, नहीं फॉर्मूले में साइमन्स मीटर है तो इसलिए के अपॉन 1000 इंटू कॉन्सेंट्रेशन। अब अगर हमें यहां पर के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एक तो इन सभी का लैम्डा इनफाइनाइट पता होना चाहिए। फॉर आयंस लिख रहा हूं, ध्यान रखना हर कहीं यूज नहीं करोगे। लैम्डा इनफाइनाइट वो क्वेश्चन में दे रखा है। अगर हमें इन सब की कंसंट्रेशन पता चल जाए, तो कंसंट्रेशन पता चल गई, लैम्डा इनफाइनाइट पता है, तो कंडक्टिविटी आ जाएगी और तीनों की कंडक्टिविटी को ऐड करके सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात आती कॉन्सेंट्रेशन कैसे फाइंड आउट करनी है। तो आप कर क्या रहे हो, एक AgBr को हम डिसॉल्व कर रहे हैं इन AgNO3 सॉल्यूशन। वैसे लिखा हुआ उल्टा है, AgBr के सॉल्यूशन में AgNO3 डालने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन हम उसको ऐसे पढ़ेंगे कि AgNO3 के सॉल्यूशन में हम AgBr डाल रहे हैं, जिससे AgBr पर AgNO3 का क्या लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट। तो AgBr पर AgNO3 का लगेगा कॉमन आयन इफेक्ट। ऑलरेडी सॉल्यूशन में 1 लीटर सॉल्यूशन है जिसमें इसके 10 की पावर -7 मोल्स तो AgNO3 के कारण आ गए। तो ऑलरेडी इसकी कंसंट्रेशन है 10 की पावर -7। मान लेते हैं अब इसकी सॉल्युबिलिटी S, तो ब्रोमाइड आयन की कंसंट्रेशन भी S। KSP हमें यहां पर दे रखा है इसका 12 इंटू 10⁻⁻14। और यहां पर जेई ने फिर गेम खेला सब। मोस्टली ऐसे क्वेश्चन में हम इस S को नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन अगर आप यहां पर इस S को नेग्लेक्ट करते हो तो इस S की वैल्यू 12 इंटू 10⁻⁻7 आती है, जो इससे भी ज्यादा है। आप यहां पर S को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे तब जाके कहीं S की वैल्यू निकल के आएगी।
और मेरे हिसाब से क्वाड्रेटिक सॉल्व करने पर ये s की वैल्यू आती है 3 इंटू 10⁻⁻7। ये 3 + 4, ये 3, ये 12 आ जाएगा। तो यहां से s की वैल्यू आ गई, s की वैल्यू आ गई, मतलब आपको सॉल्यूशन में Ag+ की कंसंट्रेशन पता है, ब्रोमाइड आयन की कंसंट्रेशन पता है, नाइट्रेट आयन की कंसंट्रेशन भी पता है, 10⁻⁻7 यहां लिख देता हूं। तो अब सॉल्यूशन में Ag+ आयन भी है, ब्रोमाइड आयन भी है, नाइट्रेट आयन भी है। नाइट्रेट आयन तो वही 10⁻⁻7, Ag+ आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 प्लस 3 इंटू 10⁻⁻7 यानी 4 इंटू 10⁻⁻7, और ब्रोमाइड आयन की कंसंट्रेशन S है तो 3 इंटू 10⁻⁻7। ये सबकी कंसंट्रेशन आ गई। कंसंट्रेशन को यहां पुट करो, लैम्डा इनफाइनाइट पुट करो, उससे सबकी कंडक्टिविटी आ जाएगी, उस कंडक्टिविटी को यहां पुट करो तो आंसर आ जाएगा। अब आप सोचो कितना लंबा क्वेश्चन है ये। अपने आप में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि बताओ AgBr की सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, क्योंकि यहां क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ रही है। आदित्य याद करो, मैंने एक स्टेटमेंट बोला था, इक्विलिब्रियम वाले केस में किसको पहले डालते हैं और किसको बाद में डालते हैं उससे कंसंट्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं आता है। ऐसे सोचोगे कि पहले AgBr था और फिर AgNO3 डाला तो सॉल्व करने में मुश्किल आएगी। ये सोचो पहले AgNO3 और उसमें AgBr डाला, उससे सॉल्व करना आसान होगा। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम तो इन तीनों आयंस की कंसंट्रेशन निकाली साहब, या इस तरह से। अब तीनों आयंस के लिए लैम्डा इनफाइनाइट से उसकी कंडक्टिविटी निकालो, तो यही फॉर्मूला 3 बार लगेगा, यही फॉर्मूला 3 बार लगेगा आप, और उसके बाद इन तीनों की कंडक्टिविटी को ऐड करके आप कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन निकालोगे। शुभांकर सोचना, समझा तो मैंने दिया कि क्यों नहीं नेग्लेक्ट करोगे, बाकी तुम खुद सोच लेना कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने तो अपने तरफ से समझा दिया, बाकी खुद भी सोच सकते हो। तो बहुत शानदार, टफ भी कह सकते हो, लेंदी भी कह सकते हो। आगे बढ़िए। आफ्टर 33 के बाद थर्टी 33 भी अच्छा क्वेश्चन है। और 35 की अगर पर्टिकुलरली मैं बात करूं ना, मतलब मेरे हिसाब से 35 जो क्वेश्चन है, अगर शायद मैं मतलब टॉप 20 क्वेश्चंस फिजिकल केमिस्ट्री के, शायद या टॉप 10 कह दो, टॉप 10 या टॉप 20 क्वेश्चंस अगर फिजिकल केमिस्ट्री के सेलेक्ट किए जाए इतने सालों में, जेई के लास्ट 20 इयर्स में, टॉप 10 में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। इनफैक्ट इसका एक छोटा सा पार्ट जो है ना, वो तो बहुत जबरदस्त है। रिप्रेजेंट दी अबव रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ ए सेल, एक लाइन लिखी हुई है, रिप्रेजेंट दी अबव रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ ए सेल। इसका आंसर वैसे दे नहीं रखा है, लेकिन आप में से किसी का आ रहा है तो बता दो कि आपने इस सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया और रिएक्शन क्या दे रखी है यहां पर। Ag+ प्लस Cl- कन्वर्टिंग इनटू AgCl। किसी ने रिप्रेजेंट किया क्या इसको? चलो एक और डाउट पूछता हूं। इसी के अंदर कहा जा रहा है कि सेल का E0 निकालो। E0 कैसे निकाला आपने? तो आई थिंक आप लोगों ने E0 ऐसे कुछ निकाला होगा कि डेल्टा G फॉर्मेशन दे रखा है इन तीनों का, तो डेल्टा G फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा G फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट। तीनों के डेल्टा G0 फॉर्मेशन का डेटा दे रखा, उससे डेल्टा G रिएक्शन आ जाएगा, और डेल्टा G रिएक्शन को किसके बराबर कर दिया? NF सॉरी E0।
है ना। ऐसे ही किया डेल्टा जी नोट रिएक्शन तो माइनस एन एफ ई सेल। इस क्वेश्चन ये है, बिल्कुल सही कहा स्वपन ने, भार्गव ने, कि इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है बताओ जी। इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। आपने इस एन की वैल्यू क्या पुट करी, 1। कौन लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, कौन गेन कर रहा है। सिल्वर का यहां पर भी ऑक्सीडेशन नंबर +1, यहां पर भी +1, यहां पर भी -1, यहां पर भी -1। ये एक नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है और आपने नॉन रिडॉक्स रिएक्शन का भी नोट निकाल दिया साहब, गजब। नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है, उसका ई नोट निकाल दिया। एन की वैल्यू क्या ले ली, 1। और कह सकते हो सर आंसर भी तो आ गया, तो क्यों ना ले मैं। सम्यक पहले एजी का ऑक्सीडेशन होगा, क्या बनेगा एजी का ऑक्सीडेशन होगा तो एजी का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा। और इस क्वेश्चन में यह भी नहीं कहा जा रहा है कि ई नोट डिफाइन होगा या नहीं होगा, कहा जा रहा है आप तो ई नोट निकालो। और यह भी कहा जा रहा है कि इसको एक सेल की तरह रिप्रेजेंट भी करो। तो सम्यक यहां पर तो ऑलरेडी एजी प्लस है, यहां पर भी एजी प्लस है, तो फिर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, दोनों तरफ ऑलरेडी एजी प्लस है। नॉन रिडॉक्स रिएक्शन का भी ई नोट निकाल दिया आप लोगों ने। हम मैं बताता हूं आपको, समझाता हूं क्या है एक्चुअली इन्होंने क्या किया है। जेई एडवांस वालों ने, मतलब एग्जामिनर ने, इस इक्वेशन में दोनों तरफ एजी सॉलिड था जिसको हटा दिया, लिखा ही नहीं यूं कह तो। अब होता है क्या, एजी सॉलिड है तो वैसे भी वो तो नस्ट इक्वेशन में या कहीं अपीयर नहीं होता, तो उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। हाँ, नॉर्मली हम ऐसे नहीं हटाते हैं। मैंने आपको मना भी किया कि कभी कैंसिल नहीं करोगे। मैंने स्पेशली आप लोगों को कहा कि एनोड पर, कैथोड पर जो सब्सटेंस है उन्हें एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं करोगे। लेकिन यहां सिंस सॉलिड है तो लिखा या नहीं लिखा, कैंसिल नहीं किया उन्होंने, सॉलिड था तो लिखा ही नहीं। एक्चुअल में यहां पर भी एजी सॉलिड है और ये भी एजी सॉलिड है। अब अगर हम यहां पर सोचें रिएक्शन क्या हो रही है, तो एक्चुअल में यहां रिएक्शन जो हो रही है एजी प्लस का तो हो रहा है रिडक्शन। एजी प्लस का रिडक्शन मतलब ये कन्वर्ट हो रहा है इस एजी में, और ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, AgCl, मतलब ऑक्सीडेशन कह सकते हो आप इसको। Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस कन्वर्टिंग इनटू AgCl सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन। मतलब यहां पर ये हाफ रिएक्शंस हैं, ये हाफ रिएक्शन है, और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, AgCl Cl माइनस, यानी मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है ये। और राइट हैंड साइड में किसका रिडक्शन हो रहा है, Ag प्लस और Ag। ये इस सेल का रिप्रेजेंटेशन है। और अब आप कह सकते हो यस, इस रिएक्शन में ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, यस दिस इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 1। इसीलिए आपने -NFE में n की वैल्यू क्या पुट करी, 1। यह है शानदार क्वेश्चन। अब हुआ क्या, इन्होंने ये गायब कर दिया, ये लिखा ही नहीं। तो बहुतों को तो ऐसा लग रहा था क्या ये नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है। हाँ, ये अलग बात है किसी ने तुक्के से इलेक्ट्रॉन 1 ले लिया तब भी आंसर आ गया, तो उसकी तो किस्मत है। वैसे उस टाइम पर
जो पेपर होते थे वो सब्जेक्टिव पेपर होते थे, तो आपको स्टेप्स पर मार्किंग मिलती थी। अगर स्टेप्स गड़बड़ है तो आंसर आने से मार्क्स नहीं मिलते थे। तो इसलिए जब तक अगर ये रिएक्शंस नहीं लिखोगे इसके भी कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। और अब ई नॉट पता चल गया, डेल्टा जी नॉट पता चल गया। सोचो डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन। इस रिएक्शन के एक्चुअल में तो कह सकते हो कि अब ये भी सॉलिड है ये भी सॉलिड है, तो ये जो रिएक्शन है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, 1/Ksp। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, 1/Ksp। तो यहां से आप Ksp की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, और इस Ksp की वैल्यू यहां पर आती है 10⁻⁻10। यानी आप सोचो फर्स्ट पार्ट में क्या क्या पूछा गया, सेल को रिप्रेजेंट करो, डेल्टा जी वाला फॉर्मूला लगा के डेल्टा जी नॉट निकालो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी फाइंड आउट करो, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकालो। यानी 4 पार्ट्स हो गए फर्स्ट पार्ट के। फर्स्ट पार्ट में 4 क्वेश्चन हो गए। सेल रिप्रेजेंटेशन, उसके लिए सेल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यानी थर्मोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व हो गई। यहां से इलेक्ट्रो इन्वॉल्व हो गई, ये भी इलेक्ट्रो, और ये कह सकते हो थर्मोडायनेमिक्स। ये थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रो अभी आएंगे, और भी चैप्टर्स आएंगे। अब आता है सेकंड पार्ट। सब सेकंड पार्ट में फर्स्ट पार्ट का ये वाला डेटा यूज होगा केएसपी का। अगर केएसपी की वैल्यू नहीं निकल के आई तो आप सेकंड पार्ट नहीं कर पाओगे। तो सेकंड पार्ट करना है तो फर्स्ट पार्ट से केएसपी का डेटा सेकंड पार्ट में यूज होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, जिंक को किसके सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, एजीसीएल के सेचुरेटेड सॉल्यूशन में। तो एजीसीएल के सेचुरेटेड सॉल्यूशन में एजी प्लस आयंस होंगे, और ये एजी प्लस आयन रिड्यूस हो जाएंगे और जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जिंक का वैसा भी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होती, तो सिल्वर रिड्यूस होगा, जिंक ऑक्सीडाइज होगा। सबसे पहले तो यहां पूछा जा रहा है कि Zn+2 अपॉन एजी प्लस आयन कंसेंट्रेशन का स्क्वायर का लॉग ले लिया आई थिंक, इसकी वैल्यू क्या होगी। बेसिकली ये क्या है, Zn+2 अपॉन एजी प्लस कंसेंट्रेशन का स्क्वायर। एक तरह से ये टर्म क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मतलब आपको इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए आपको सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल का डेटा भी दे रखा है, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का डेटा भी दे रखा है। तो ई नॉट सेल विल बी इक्वल्स टू, अगर हम यहां पर ई नॉट सेल का वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये आ रहा है 1.56। जिंक का ऑक्सीडेशन, सिल्वर का रिडक्शन 1.56, और 1.56 इससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो, राइट। ई नॉट इक्वल्स टू .06 अपॉन 0.059 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन, 2 log k। और इस k की वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी, इस k की वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी, क्योंकि ई नॉट 1.56 डिवाइड बाय 0.059 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस रिएक्शन का भी निकाल लिया। अब क्या पूछा जा रहा है कि बताओ कितना सिल्वर प्रेसिपिटेट होगा। तो आपने जिंक के कितने मोल्स डाले, बहुत सारा स्टेप्स है, क्वेश्चन करोगे तो पता नहीं कितने चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे। वापस इसकी बात कर रहा हूं। वापस इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात कर रहा हूं। आई थिंक काउंट करें तो इसके कितने मिलीमोल्स हैं हमने जो डाले हैं, 10⁻⁻3। और AgCl का सेचुरेटेड सॉल्यूशन है, तो इसके सेचुरेटेड सॉल्यूशन में Ksp इक्वल्स टू एच स्क्वायर। Ksp पता है 10⁻⁻10 इक्वल्स टू एच स्क्वायर। तो Ag प्लस की कंसेंट्रेशन पता चल गई 10⁻⁵, लेकिन सॉल्यूशन केवल कितने ml है, 100 ml। तो नंबर ऑफ मोल्स Ag प्लस के कितने होंगे, 10⁻⁵। और सिंस इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो अभी हमने यहां से निकाला है वो 1 से बहुत ज्यादा है, 1 से बहुत ज्यादा है, तो ये रिएक्शन पूरी फॉरवर्ड में आ जाएगी। मतलब जो लिमिटिंग है वो 0 हो जाएगा। 10⁻⁻6 से इसके भी कितने मोल्स बनेंगे, 10⁻⁻6 मोल्स।
यानी फाइनली 10⁻⁻6 मोल्स, लिमिटिंग वाला कॉन्सेप्ट लग गया। इसके 10⁻³ इसके 10⁻�6, कौन कम है, Ag प्लस आयन, ये पूरा प्रेसिपिटेट हो जाएगा, रिएक्शन पूरी फॉरवर्ड में चली जाएगी। तो लिमिटिंग वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया, आयनिक भी इन्वॉल्व हो गया, बाकी आप काउंट कर सकते हो, यानी इलेक्ट्रो, थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम, मोल कॉन्सेप्ट, सब एक ही क्वेश्चन में है सर। करके देखो बेटा, मजा आएगा क्वेश्चन को सीरियसली। और सही में जो है ना आईआईटी में जाना चाहता है ना सीरियसली, उसको इस क्वेश्चन को देख के सही में मजा आएगा, सही बता रहा हूं। अगर ऐसे क्वेश्चन से कहते ना प्यार है, लव है, तो ही बताऊं आप सीरियसली इंजीनियरिंग में अच्छी चीजें कर पाओगे। क्योंकि कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट, कुछ टफ, ये करने की आदत होनी चाहिए। समथिंग न्यू, कुछ आइडिया अलग होना चाहिए, थॉट अलग होना चाहिए, कम से कम इच्छा जरूर होनी चाहिए, उसकी इच्छा जरूर होनी। थॉट आए ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आइडियाज आए या ना आए, ये मन करना चाहिए यार, सोचना जरूर है। वो जो ना इच्छा होती ना, तब अपने आप आइडियाज आते हैं। बट एक होता है छोड़ो रे यार, जाने दो यार, वो जो एटीट्यूड होता है ना, उससे फिर गड़बड़ हो जाती है, वहां गड़बड़ हो जाती है। तो वो एटीट्यूड जो है ना, वो बहुत मैटर कर। अरे बस ये कोई कह दे ये टफ क्वेश्चन, अरे चलो फिर तो इसी को करते हैं, वो नेचर होनी। ये टफ है ना, अब तो इसी को ही करूंगा, करने का मजा तो इसी क्वेश्चन को है। देखो सही बात है, बांग्लादेश को हराने में, अफगानिस्तान को हराने में कोई मजा नहीं है। बांग्लादेश के मैच में सेंचुरी लगाने से, अफगानिस्तान के मैच के सेंचुरी लगाने से कोई मजा नहीं है। रन बनाने हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बनाओ। मैं किसी पर ब्लेम नहीं कर रहा हूं, बट बता रहा हूं उनकी वैल्यू जो होती है वो अलग ही होती है। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, नो डाउट मैं पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व कर रहा हूं, ताकि तुम लोग मेरी बातों का कोई गलत मतलब नहीं निकालो। पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये अच्छी बॉलिंग अटैक हो तब रन बनाओ तो रेस्पेक्ट अपने आप बढ़ जाता है। एक तो यहां पता क्या तकलीफ क्या लोगों को, किसी की भी तारीफ करो ना तो बस ऐसा लगता है किसी और की बुराई कर रहे हो। किसी एक की तारीफ कर दो तो ऐसा लगता है किसी और की मैंने बुराई कर दी। मैंने भैया किसी की बुराई नहीं की। अमित कह रहा न्यूजीलैंड विल विन दी वर्ल्ड कप। टाइम ही बताएगा अमित, देखते हैं। तो आने वाला टाइम ही बताएगा। चलो वापस इस पर आते हैं। और बोलिए जी, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें भरे हुए, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है इसकी। एक्सरसाइज जो ये जेई एडवांस वाली एक्सरसाइज है ना, उसमें 38 का डेली रॉन्ग क्यों है? 38 क्वेश्चन बेकार क्वेश्चन है, हटा दो। इसलिए शीट में दे रखा है ताकि कहीं आपको और दिख जाए तो ये समझ में आ जाए कि यार ये क्वेश्चन नहीं करना है। अदरवाइज मैं हटा देता, लेकिन मुझे पता अगर मैंने हटा दिया ना तो कहीं कोई ढूंढ के लाएगा, सर ये क्वेश्चन बता दो, फिर कभी कोई और लाएगा ये क्वेश्चन बता दो, फिर कभी कोई और लेके आएगा ये क्वेश्चन बता दो। इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने रखा हुआ है ताकि जब भी मुझसे डाउट पूछो तो मैं ये कह सकूं कि आज के बाद इस क्वेश्चन को करना भी मत, कहीं से भी मत करना, बेकार क्वेश्चन है। आगे बढ़ो। नेक्स्ट
बोलिए जी जल्दी जल्दी। विशाल 44th का थर्ड पार्ट। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब। मतलब इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, क्या बताऊं मैं। 44th, इससे पहले जो अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, कौन सा था, 35, 35 से पहले 33, 33। मतलब ये बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 44, 15 डिग्री सेल्सियस पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा 0.23, 35 डिग्री सेल्सियस पर दे रखा 0.21 वोल्ट। डेल्टा एच और डेल्टा जी फाइंड आउट करना है। रिएक्शन दे रखी है और आप देख सकते हो, नोटिस कर सकते हो, बहुत सारे जेई के जो क्वेश्चन है वो मेटल मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट वाले केस पर है, बहुत सारे क्वेश्चन। यहां पर भी एनोड पर क्या रिएक्शन हो रही है, H2 कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर हो रहा है रिडक्शन, ट्वाइस AgCl प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस Ag प्लस 2Cl माइनस 2Cl माइनस। ये ओवरऑल रिएक्शन यहां पर हो गई। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 2। तो यहां पर डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस NFe इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। दो अलग अलग टेम्परेचर पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है, पुट कर दो। इससे डेल्टा H की वैल्यू भी आ जाएगी, डेल्टा S की वैल्यू भी आ जाएगी सब। तो सेल रिएक्शन लिख दी, सेकंड पार्ट कर लिया। अब जो थर्ड पार्ट है वो है 25 डिग्री सेल्सियस पे। अब आप सोचो, पहले तो अब आपको क्या करना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस का ई नोट निकालना होगा। या तो मैथमेटिकली कैलकुलेशन करो, डेल्टा H नोट पता चल गया, डेल्टा S नोट पता चल गया, टी पुट करके 25 डिग्री सेल्सियस का डेल ई नोट निकालो। लेकिन उसका एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं। ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये टेम्परेचर के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है, लीनियरली वेरी कर रहा है। तो अगर ये लीनियर वेरिएशन है तो 15, 25, 35, 0.23, 0.22, 0.21, यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, 0.22। अब सोचो आप 25 डिग्री सेल्सियस पर ये जो ई नोट आया है, ये ई नोट किसका ई नोट है, इसका ई नोट तो 0 है, इसका ई नोट तो 0 है। तो ये जो ई नोट है किसका है, इसी का ही तो है। मतलब आपको इस रिएक्शन का ई नोट पता चल गया, जो कि रिडक्शन हो रहा है, AgCl कन्वर्टिंग इनटू Ag प्लस Cl माइनस। और ये डेटा कितना आ गया, 0.22। और हमें इस क्वेश्चन में सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, Ag प्लस से Ag कितना, 0.8। अब सोचो आप, क्या इन दोनों डेटा से मैं KSP निकाल सकता हूं, याद करो हमने लास्ट टाइम इन दोनों डेटा से ये ई नोट फाइंड आउट किया था, इन दोनों डेटा से। और शीट में और भी क्वेश्चन किए हमने। यहां पर ये ई नोट पता है, ये ई नोट पता है, KSP निकालना है। बड़ा सही क्वेश्चन है, मजा आएगा करोगे तो। और एक और तरीका भी है, या तो इक्वेशन बना लो, लेकिन चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, d/dt इक्वल्स टू डेल्टा S। और d/dt की वैल्यू क्या दिख रही है, यहां से यहां 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज होने पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कितना चेंज हुआ, 0.02। लेकिन डिक्रीज हो रहा है तो माइनस साइन डेल्टा S। एन की वैल्यू पुट कर दो तो इससे डेल्टा S आ जाएगा, डेल्टा S और डेल्टा S को पुट कर दो, ई नोट को पुट कर दो तो उससे डेल्टा H भी आ जाएगा। कोई सुन रहा है मैं जो बोल रहा हूं, या ऐसा लग रहा है कि मैं बताए जा रहा हूं ऐसे ही वन साइडेड।
या कोई करके आए, क्योंकि जो करके आया होगा ना उन्हीं को ये सब समझ में आएगा। जिसने अटेम्प्ट नहीं किया है, जिसने ढंग से टाइम नहीं दिया इन क्वेश्चन को, सब ऊपर से निकलेगा, सब ऊपर से निकलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पढ़ रहा हूं, सबके नाम पढ़ रहा हूं मैं। कौशल, अरविंद, नीरज, भार्गव, एच, शोभित। शोभित ने क्या लिखा पता नहीं। अजीरुल, बहुत बढ़िया। बस थोड़ा मुझे भी कॉन्फिडेंस दिया करो यार। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, ऐसा थोड़ा सा डर लगता है कि कर क्या है, नहीं कर क्या है, और ये क्वेश्चन कर लो। यस वंशिका, वेरी गुड। निखिल, वेरी गुड। विशाल, क्वेश्चंस कर लो, सीरियसली बता रहा हूं, आईआईटी का रास्ता यही क्वेश्चंस हैं। मुझे देखो नहीं पता बाकी चैप्टर्स, बाकी सब्जेक्ट्स में कितने आसान क्वेश्चन आते हैं, कितने आसान क्वेश्चन आते हैं, आई डोंट नो। कितना आप स्कोर कर सकते हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि फिजिकल के ये सारे क्वेश्चन, आप बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। चलो ठीक है, वो एग्जाम में कोई क्लिक करता है, कोई नहीं करता, लेकिन कर जरूर पाओ। शोभित बेटा, उससे टाइम वेस्ट होगा, कुछ फायदा नहीं है। जितना करना चाहो ढंग से करो, शॉर्टकट से कुछ भी नहीं होने वाला। या तो बैकलॉग जो छूट गया उसको भूल जाओ, जो किया है उसको अच्छी तरह से करो, अदरवाइज शॉर्टकट से कुछ भी नहीं होता। वो 5 दिन बाद समझ में आता है कि जितना टाइम दिया वो भी बेकार हो गया। अजीरुल, टाइम देना पड़ेगा यार। देखो फिजिकल थोड़ा अलग टाइप का सब्जेक्ट है, इनऑर्गेनिक थोड़ी अलग है, ऑर्गेनिक थोड़ी अलग है, नेचर ही अलग अलग है। फिजिकल थोड़ी मैथमेटिकल ज्यादा है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक लैंग्वेज ज्यादा है, वहां पर थोड़ा याद भी रखना पड़ता है, कंडीशंस याद रखनी पड़ती, कौन सी चीज को कब कंसिडर करना है, तो मुश्किल हो जाता है। चलो और कोई डाउट है तो 30, 31, 32 बाद में बताऊंगा। 30, 31, 32 बाद में बताऊंगा। काफी टाइम भी हो गया, 40 मिनट्स हो गए, तो मुझे लगता है कि अब हमें वापस लिक्विड सॉल्यूशन पर आ जाना चाहिए। तो ये लिक्विड सॉल्यूशन वाला पार्ट है। लास्ट टाइम मैंने आपको इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एक्सप्लेन कर दिया था। फेज डायग्राम बना लिया था। वो जो डायग्राम बना था उसी को हम क्या बोलते हैं, फेज डायग्राम, जिससे हमें ये पता चलता है कि किससे ज्यादा प्रेशर होने पर पूरा लिक्विड, किससे कम होने पर पूरी गैस, यानी वो रेंज पता चलती है, जिसमें सॉल्यूशन जो है कुछ लिक्विड स्टेट में भी होगा, सॉल्यूशन कुछ गैसियस स्टेट में भी होगा। इवन उस फेज डायग्राम से अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर एक्स ए एक्स बी, वेपर के अंदर वाई ए वाई बी, मोल फ्रैक्शंस भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां तक मैंने आपको बताया। अब आपको कुछ सही में आज इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा, थोड़ा सा 10-15 मिनट और ढंग से सुन लो। बहुत बेसिक फंडामेंटल, बट मुझे लगता है कि हाँ इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा, मजा आएगा सुन के आपको। अब हमें क्या करना है, फिर से एक लिक्विड को वेपराइज करना है, लेकिन इस बार हम बाहर का प्रेशर चेंज नहीं करेंगे, बाहर का प्रेशर चेंज नहीं करेंगे। लेट से टेम्परेचर है 373 केल्विन, पानी भरा हुआ है 373 केल्विन पर, बाहर का प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेयर, और हमें पता है कि 373 केल्विन पर पानी का वेपर प्रेशर भी कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर। तो अंदर भी प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, बाहर भी 1 एटमॉस्फेयर, पूरा सिस्टम किस स्टेट में, इक्विलिब्रियम पर। अब हम चाहते हैं कि ये जो वाटर है, प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड की बात हो रही है, यानी वाटर की बात हो रही है, हम चाहते हैं कि ये और वेपराइज हो, लेकिन इस बार हम बाहर का प्रेशर चेंज नहीं करेंगे साहब, वो फिक्स है 1 एटमॉस्फेयर। तो फिर क्या करें, टेम्परेचर बढ़ा दो। तो इस बार हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। मान लो T1 था, अब टेम्परेचर कितना कर दिया, T2।
जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, वाटर का वेपर प्रेशर जो अभी 1 एटमॉस्फेयर है, मान लो T2 टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर हो गया 1.1 एटमॉस्फेयर। कितना हो गया? 1.1 एटमॉस्फेयर। अब ये पानी अंदर कितना प्रेशर चाहेगा? 1.1। अब मान लो अंदर का प्रेशर कितना हो गया? 1.1। बाहर का प्रेशर कितना है? 1। पिस्टन ऊपर जाएगा। जैसे ही अंदर का वेपर प्रेशर कम होगा, पानी वेपराइज होगा, फिर से अंदर का प्रेशर 1.1, बाहर का 1, फिर पिस्टन ऊपर जाएगा, फिर पानी वेपराइज होगा, फिर पिस्टन ऊपर जाएगा, फिर पानी वेपराइज होगा, फिर पिस्टन ऊपर जाएगा, फिर पानी वेपराइज होगा। ना तो पिस्टन मानने वाला है ना पानी मानने वाला है। पिस्टन चाहता है कि अंदर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो, पानी चाहता है कि अंदर प्रेशर 1.1 हो। सब कुछ अपने आप होगा, पिस्टन ऊपर जाएगा, पानी वेपराइज होगा, धीरे 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 सारा पानी वेपराइज हो जाएगा। सारा पानी वेपराइज हो जाएगा। कब? जब अगर आप टेम्परेचर 373 से थोड़ा भी ज्यादा कर दोगे तो, यानी उसके बॉइलिंग पॉइंट से अगर आपने टेम्परेचर ज्यादा कर दिया, पूरा पानी वेपराइज हो जाएगा, पूरा का पूरा पानी वेपराइज हो जाएगा। और यही इसका उल्टा कम कर दो तो, T0 लिख देता हूं, कम कर दो तो यहां का प्रेशर 1 से भी कम हो जाएगा। मान लो कितना हो गया? 0.9। अब क्या होगा? पिस्टन ऊपर नहीं, पिस्टन नीचे आएगा। पिस्टन जैसे ही नीचे आएगा, अंदर का प्रेशर 0.9 से जैसे ही ज्यादा होगा, वेपर्स कंडेंस होगी, फिर अंदर का प्रेशर 0.9, फिर पिस्टन नीचे आएगा, फिर अंदर की वेपर्स कंडेंस होगी, फिर अंदर का प्रेशर 0.9, पिस्टन नीचे आएगा, वेपर्स कंडेंस होगी, पिस्टन नीचे आएगा, वेपर कंडेंस होगी, पिस्टन नीचे आएगा, वेपर कंडेंस होगी, पिस्टन नीचे आएगा, वेपर कंडेंस होगी। बहुत है ना? या 3-4 बार और बोलना है? चलता रहेगा, चलता रहेगा। कब तक? जब तक सारी वेपर्स कंडेंस ना हो जाए। फाइनली ये पिस्टन किसकी सरफेस को टच करेगा? लिक्विड की सरफेस को, लिक्विड की सरफेस को। यस, दिस इज द वाटर एट 1 एटमॉस्फेयर, सॉरी, और ये लिक्विड की सरफेस को टच करेगा और टेम्परेचर जो है उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम है। मतलब अगर टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट के बराबर है तो सॉल्यूशन लिक्विड और गैस दोनों में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से कम है, टेम्परेचर इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट, ओनली लिक्विड। और अगर टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है तो ओनली गैस। ये लिख लेना जैसा मैंने लिखा हुआ इसी तरह से। वेपर, पिछली क्लास में हमने वेपर प्रेशर से कंपेयर किया था कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर वेपर प्रेशर से ज्यादा है तो क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर वेपर प्रेशर से कम है तो क्या होगा। यहां हम वेपर प्रेशर से नहीं, यहां पर हम वेपर प्रेशर के बजाय किससे कंपेयर कर रहे हैं? बॉइलिंग पॉइंट से। ठीक है, लेकिन अब वापस बात आती है एक सॉल्यूशन की। एक सॉल्यूशन के केस में क्या होगा? मिक्सचर अगर है तो क्या होगा? जो क्वेश्चन हमने किया था उसी को मैं यहां पर यूज कर रहा हूं। क्वेश्चन हमने जब किया था तो ए के 1 मोल, बी के भी 1 मोल, ए का वेपर प्रेशर था 75, बी का वेपर प्रेशर था 25 और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना आया था? 50 टोर। मान लो बाहर का प्रेशर भी कितना है? 50 टोर। याद आ रहा है? लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। पी ए नॉट 75, पी बी नॉट 25 और यहां पर हमने पीटी कैसे निकाला था? एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट। अब हम चाहते हैं कि यहां पर भी ये सॉल्यूशन और वेपराइज हो। एक तरीका तो यह है कि बाहर का प्रेशर कम कर दो, 50 से 45 कर दो, 37.5 कर दो, पिस्टन ऊपर जाएगा, सॉल्यूशन वेपराइज होगा। याद है कुछ? 45 करोगे तो ए के आधे मोल्स वेपराइज हो जाएंगे, 37.5 कर दोगे तो ऑलमोस्ट पूरा सॉल्यूशन वेपराइज हो जाएगा, एक लास्ट ड्रॉप लिक्विड की बचेगी। लेकिन इस बार हम बाहर का प्रेशर नहीं चेंज कर रहे हैं, तो फिर कैसे वेपराइज करें? टेम्परेचर बढ़ा के।
मान लो राइट नाउ जो टेम्परेचर है वो है T1, कितना है T1, यानी PA नॉट और PB नॉट जो हमें दे रखे हैं 75 25, वो किस टेम्परेचर पर दे रखे हैं? T1 टेम्परेचर पर। किस टेम्परेचर पर? T1 टेम्परेचर पर। देन अब हमने टेम्परेचर T1 से कितना कर दिया? T2। T1 से कितना कर दिया? T2। जैसे ही आप टेम्परेचर T1 से T2 करोगे, इंक्रीज करोगे, ये वेपर प्रेशर जो आप यहां देख रहे हो, PA नॉट और PB नॉट, ये बढ़ जाएंगे साहब, ये बढ़ जाएंगे। PA नॉट PB नॉट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और जैसे ही PA नॉट PB नॉट बढ़ेंगे, PT की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। यानी जो वेपर प्रेशर PT अभी 50 टोर था, ये मान लो बढ़ के हो गया 55। कितना हो गया? 55। क्यों? क्योंकि आपने PA नॉट और PB नॉट की वैल्यूज बढ़ा दी। टेम्परेचर बढ़ते ही वैल्यू बढ़ गई। वेपर प्रेशर बढ़ता है, जैसे यहां पर भी टेम्परेचर बढ़ा है तो वेपर प्रेशर बढ़ गया था, यहां पर भी वेपर प्रेशर बढ़ गया। अब अंदर का प्रेशर 50 नहीं 55 हो गया। क्या होगा? बाहर का प्रेशर 50, अंदर का 55। अब पिस्टन ऊपर जाएगा, अंदर का प्रेशर कम होगा, सॉल्यूशन वेपराइज होगा। लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन वेपराइज होगा, इसका वेपर प्रेशर जो 55 हो गया था वो वापस थोड़ा कम होगा। क्यों? क्योंकि एज ए सॉल्यूशन वेपराइजेस, इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। तो पिस्टन ऊपर जाएगा, सॉल्यूशन वेपराइज होगा, लेकिन अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मान लो 55 से 54 आ गया। बट अभी भी कह सकते हो 50 से तो ज्यादा है। अंदर बाहर 50, अंदर 54, फिर पिस्टन ऊपर जाएगा, फिर अंदर का प्रेशर और कम होगा, 54 से 53, 53 से 52, 52 से 51, फाइनली 50 हो जाएगा। और जैसे ही अंदर का वेपर प्रेशर 50 होगा, बाहर भी 50, अंदर भी 50, वापस सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। वापस सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। यानी यहां पर अंदर का टेम्परेचर T1 से T2 कर दिया, लेकिन पूरा सॉल्यूशन वेपराइज नहीं हुआ है। पूरा सॉल्यूशन वेपराइज नहीं हुआ है, लेकिन कुछ तो वेपराइज हो गया। अब आप चाहते हो कि सॉल्यूशन और वेपराइज हो, तो आपको टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा। मान लेते अब टेम्परेचर T2 से भी बढ़ा के T3 कर दिया, तो ये जो PA नॉट और PB नॉट है, अब ये और बढ़ जाएंगे, और बढ़ जाएंगे। जैसे ही PA नॉट PB नॉट बढ़ा, मान लो अंदर का प्रेशर फिर से 55 हो गया, फिर से पिस्टन ऊपर जाएगा, फिर से सॉल्यूशन वेपराइज होगा। धीरे 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 सॉल्यूशन की जो क्वांटिटी है वो कम होती जाएगी। सॉल्यूशन की जो क्वांटिटी है वो कम होती जाएगी। आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, सॉल्यूशन की क्वांटिटी कम होती जाएगी। मान लेते हैं कि T4 टेम्परेचर पर एक लास्ट ड्रॉप लिक्विड की बची है, लास्ट ड्रॉप लिक्विड की बची है, बाकी सब वेपराइज हो गया। और जैसे ही आपने टेम्परेचर T4 से ज्यादा किया, वो लास्ट ड्रॉप भी वेपराइज हो गई। मतलब यहां पर क्या हो रहा है? टेम्परेचर का T4 से ज्यादा है तो ओनली गैस, ओनली गैस। टेम्परेचर T1 से कम कर दोगे, ओनली लिक्विड, ओनली लिक्विड। और अगर टेम्परेचर इस रेंज में है तो लिक्विड प्लस गैस, इस रेंज के बीच में है तो लिक्विड प्लस गैस होगा। यहां पर भी क्या आई है? एक रेंज आई है। दिव्यांशु बेटा फिर फालतू के क्वेश्चन पूछोगे ना, सॉल्यूशन वेपराइज होता तो मोल फ्रैक्शन नहीं चेंज होंगे? क्यों कम हो रहा है वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर क्यों कम होता है? एज ए सॉल्यूशन वेपराइजेस, इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस बिकॉज मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट डिक्रीजेस। बोला था ना, बार बार ये सेंटेंस नहीं बोलूंगा, पढ़ के आया करो थोड़ा ढंग से। तो यहां पर हो क्या रहा? बेसिकली टेम्परेचर बढ़ा के आप वेपर प्रेशर बढ़ा रहे हो, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर PA नॉट और PB नॉट बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन वेपराइज हो रहा है, ये वाली टर्म कम हो रही है, और उसके कारण जो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है वो फिर वापस कम हो रहा है। हां, लेकिन इसके कारण कम कब होगा? जब सॉल्यूशन वेपराइज होगा। कम कब होगा? जब सॉल्यूशन वेपराइज होगा। तो धीरे 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 ये मोल फ्रैक्शन जो है वो कम हो रहा है। समझ में आई मेरी बात?
फुली वेपराइज होने तक रहेगा बेटा। T4 से ज्यादा टेम्परेचर कर दूं T5, फिर क्या इक्विलिब्रियम। जब तक लिक्विड है तब तक इक्विलिब्रियम है लिक्विड और गैस के बीच में। जब कोई लिक्विड ही नहीं बचा तो फिर लिक्विड और गैस का इक्विलिब्रियम का कोई मतलब ही नहीं रह गया। हाँ, अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर रहेगा, अंदर और बाहर का प्रेशर हमेशा बराबर रहेगा, वो हमेशा होगा। और जब तक लिक्विड और गैस दोनों है, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम रहेगा। तो अब यहां पर भी हमें क्या मिली, एक रेंज मिली है। बट अब क्वेश्चन यहां ये आता है कि ये रेंज क्या होगी। इससे पहले लास्ट क्लास में प्रेशर की जो रेंज आ रही थी ना, तो मैंने आपको उस प्रेशर की वैल्यू भी बता दी थी। जैसे लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किया था हमने, नीचे वाला प्रेशर था 37.5, ऊपर वाला था 50 टोर। प्रेशर की वैल्यू भी मैंने बता दी थी। प्रेशर कौन सी इक्वेशन से आया था याद है? 50 टोर के लिए कौन सी इक्वेशन यूज की थी? PT इक्वल्स टू एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट। और 37.5 के लिए 1 अपॉन पी टी इक्वल्स टू वाई ए अपॉन पी ए नॉट प्लस वाई बी अपॉन पी बी नॉट। लेकिन यहां पर अब क्वेश्चन आता है कि ये टेम्परेचर की रेंज कैसे निकालोगे, ये टेम्परेचर की रेंज कैसे निकालोगे? तो देखिए, टेम्परेचर की रेंज हम नहीं निकाल सकते, इक्वेशन एग्जैक्टली हमें नहीं पता। हां, जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि कैसे निकल सकती है, कैसे निकल सकती, बट इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। वो कैसे निकलेगी उसका एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूं। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कॉपी करना होगा, जो प्रेशर वाला फील है ना वही यहां पर शिफ्ट करना होगा, प्रेशर वाला फील शिफ्ट करना होगा। तो याद करो, प्रेशर वाले केस में ये इक्वेशन, एक तो ये इक्वेशन हमने यूज की थी, और दूसरी इक्वेशन 1 अपॉन पी टी वाई ए अपॉन पी ए नॉट प्लस वाई बी अपॉन पी बी नॉट। लेकिन अब राइट नाउ जो ये इक्वेशन है ना, इसमें जो पीटी है वो तो फिक्स है। बाहर का प्रेशर 50 तो अंदर का भी 50 जब इक्विलिब्रियम आएगा। तो इस इक्वेशन में अब ये पीटी वेरी नहीं कर रहा है, जबकि पिछले वाले केस में पीटी वेरिएबल था। अब ये पीटी तो फिक्स हो गया, जैसे 50-50। तो वेरी क्या कर रहे हैं? जब आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो ये पीए नॉट और पीबी नॉट टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहे हैं। और पीए नॉट पीबी नॉट चेंज होने के कारण किसमें चेंज हो रहा है? एक्स से एक्सबी में। और ठीक है, एक्सबी को भी एक्सए की टर्म में लिख सकते हो। तो ये चेंज क्या हो रहे हैं? पीए नॉट पीबी नॉट और एक्सए। यहां पर भी चेंज क्या हो रहा है? पीए नॉट पीबी नॉट और वाई। और हमें पता है कि ये जो पीए नॉट पीबी नॉट है वो टेम्परेचर के फंक्शन है। पीए नॉट पीबी नॉट टेम्परेचर के साथ वेरी करते हैं, बट कैसे वेरी करते हैं ये नहीं पता। हर एक सब्सटेंस के लिए अलग होगा, पानी के लिए अलग होगा, लिक्विड बेंजीन के लिए अलग होगा, एल्कोहल के लिए अलग एक्सप्रेशन होगा। बट ये पता है कि पीए नॉट पीबी नॉट टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा। और वो सिंपल इक्वेशन नहीं होगी, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन होगी। सिंपल मतलब लीनियर इक्वेशन तो बिल्कुल नहीं होगी, एक्सपोनेंशियल टाइप की कुछ इक्वेशन होगी, कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन होगी। तो अब आप ये सोचो, सुनना अब अच्छी तरह से, कि हमने इस पीए नॉट और पीबी नॉट को किसकी टर्म में पुट कर दिया? टेम्परेचर की टर्म्स में। टेम्परेचर की टर्म में एक्सबी को भी किसकी टर्म में पुट कर दिया? एक्स से। तो अब ये पूरी इक्वेशन हमारे पास किसके बीच में आ गई? पीए नॉट तो 50 कांस्टेंट है, तो एक तो टेम्परेचर और एक्स से, यानी ये जो इक्वेशन है वो किसके बीच में आ जाएगी? टेम्परेचर एंड एक्स से, टेम्परेचर एंड एक्स ए के बीच में। और ये वाली इक्वेशन यहां पर भी पीटी तो 60, पीए नॉट पीबी नॉट को टेम्परेचर की टर्म में, तो ये वाली इक्वेशन किसके बीच में आ जाएगी? टेम्परेचर वर्सेस वाई। राइट, टेम्परेचर वर्सेस एक्स ए, टेम्परेचर वर्सेस वाई। ये इक्वेशन क्या होगी वो नहीं पता, बट इन इक्वेशंस को हम यूज करेंगे T1 और T4 निकालने में। जब ओनली लिक्विड है, यानी T1 टेम्परेचर पर क्या हो रहा है? ओनली लिक्विड मतलब थोड़ी सी वेपर, T1 टेम्परेचर पर थोड़ी सी वेपर, और जैसे टेम्परेचर T1 से कम किया ओनली लिक्विड। तो T1 टेम्परेचर पर आपको एक्स से पता है, क्योंकि थोड़ी सी वेपर्स है, यानी बाकी सारा लिक्विड है, और बाकी सारा लिक्विड है तो हमें एक्स से एक्स भी पता है, क्योंकि वेपर्स थोड़ी सी है। तो एक्स से एक्स भी पता है, तो उस एक्स से एक्स भी को पुट करके यहां से वो टेम्परेचर निकाल सकते हैं, मतलब T1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो T1 कौन सी इक्वेशन से पता चलेगा? बाय
टी वर्सेस एक्स वाली इक्वेशन से। यानी लोअर टेम्परेचर किस इक्वेशन से पता चलेगा? टी वर्सेस एक्स से। हायर टेम्परेचर कौन सी इक्वेशन से पता चलेगा? बाय टी वर्सेस वाई। क्यों? क्योंकि T4 टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर करते ही पूरा वेपराइज, यानी T4 टेम्परेचर पर एक ड्रॉप लिक्विड की होगी, T4 टेम्परेचर पर एक ड्रॉप लिक्विड की होगी, बाकी सारा वेपर, और बाकी सारा वेपर तो हमें YAY भी पता होगा, वही XAX भी जो यहां था वो यहां पर YAY भी हो गया, YAY भी पता, तो यहां से T की वैल्यू आ जाएगी, तो वो T4 की वैल्यू आ जाएगी। यानी ऊपर वाला टेम्परेचर T वर्सेस YA, नीचे वाला T वर्सेस XA। और अब ऊपर वाला टेम्परेचर T वर्सेस एक्स से, नीचे वाला T वर्सेस YA, इसको याद रखना। अब अगर हम यहां पर पानी का फेज डायग्राम प्लॉट करें, y एक्सिस पर इस बार जो है वो टेम्परेचर है, टेम्परेचर वेरी कर रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, A और B दो लिक्विड है, ये A का बॉइलिंग पॉइंट, ये Z लिख लेता हूं, अभी समझ में आ जाएगा Z क्यों लिख रहा हूं। ZA1, ZA0, यहां पर ZB1 कह दो, यहां पर ZB0, ये प्योर A, ये प्योर B। अब A ज्यादा वोलेटाइल है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जो ज्यादा वोलेटाइल होता है मतलब उसकी वेपर में जाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है, तो इसलिए A का बॉइलिंग पॉइंट नीचे रखा मैंने, B का बॉइलिंग पॉइंट ऊपर रखा। जैसा अभी मैंने समझाया था आप लोगों को, अगर कोई प्योर लिक्विड है तो टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होते ही ओनली गैस, बॉइलिंग पॉइंट से कम होते ही ओनली लिक्विड। तो प्योर ए और प्योर बी के केस में तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर अगर है तो ओनली गैस, इससे कम है ओनली लिक्विड। प्योर बी के केस में भी यही होगा, इससे ज्यादा टेम्परेचर है ओनली गैस, इससे कम है ओनली लिक्विड। लेकिन जो सॉल्यूशन हमने बनाया था उसके लिए क्या आ रही है? रेंज आ रही है। उसके लिए क्या आ रही है? रेंज। कौन सी? T4 T1। इससे ज्यादा टेम्परेचर है तो गैस, इससे कम है तो लिक्विड। एक सॉल्यूशन के केस में हमेशा रेंज आएगी, हमेशा रेंज आएगी, ये मान के चलना। प्योर लिक्विड में रेंज नहीं होती, सॉल्यूशन में रेंज होती है। हाँ, वो रेंज अलग अलग होगी, ये कह सकते एक ऊपर वाला पॉइंट, एक नीचे वाला पॉइंट, एक ऊपर वाला पॉइंट, एक नीचे वाला पॉइंट। ये ऊपर वाले सारे पॉइंट कौन सी इक्वेशन से आ रहे हैं? T वर्सेस YA। T वर्सेस YA, अगर मैं ऊपर वाले सारे पॉइंट्स को मिलाऊं तो अब कोई भी कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, ये अंडरस्टूड है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो वेरी बड़ा अजीब तरह से कर रहा है, एक्सपोनेंशियली कुछ करेगा। तो ऊपर वाले सारे पॉइंट्स को अगर मिलाया जाए तो ये कर्व कुछ ऐसे आएगा, और नीचे वाले पॉइंट्स को भी मिलाएंगे तो ये कर्व कुछ इस तरह से होगा। यानी इस बार यहां पर कोई भी कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ये वाला कर्व जो ऊपर वाला आप देख रहे हो, ये क्या है? T वर्सेस YA। ये ऊपर वाला टेम्परेचर देगा T4 T वर्सेस YA, यानी ये जो कर्व है ये T वर्सेस YA के बीच की इक्वेशन है, T वर्सेस YA की, ये T वर्सेस XA की। अब इसको कैसे यूज करोगे? लेट से हमारे पास इस पर्टिकुलर कंपोजिशन का कोई सॉल्यूशन है, इस पर्टिकुलर कंपोजिशन का कोई सॉल्यूशन है, तो इससे ज्यादा टेम्परेचर होने पर ओनली गैस, इससे कम टेम्परेचर होने पर ओनली लिक्विड, इससे कम होने पर, और अगर टेम्परेचर इस रेंज में है तो लिक्विड प्लस गैस दोनों, T1 T4, लिक्विड प्लस गैस दोनों। T1 और T4 के बीच में दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे। यानी एक रेंज पता चल गई आपको कि अगर एक सॉल्यूशन है तो T4 से ज्यादा टेम्परेचर करूंगा पूरा गैस, T1 से कम करूंगा पूरा लिक्विड। अब आप सोचो, यहां मेनली फेज डायग्राम, इसे बोला जाता है फेज डायग्राम, क्योंकि ये पानी एक सॉल्यूशन की क्या बताता है? फिजिकल स्टेट बताता है, इसीलिए इसे बोला जाता है फेज डायग्राम ऑफ सॉल्यूशन। और ये जो सॉल्यूशन है
इसमें ए का बॉइलिंग पॉइंट इतना है, बी का बॉइलिंग पॉइंट ये है, बट जो सॉल्यूशन आप बताओगे उसकी रेंज अलग आ रही है। इस T4 से ज्यादा टेम्परेचर होने पर पूरा गैस, T1 से कम होने पर पूरा लिक्विड, लेकिन टेम्परेचर अगर T1 से T4 के बीच में है तो क्या मिलती है? एक रेंज मिलती है। मतलब इसको ऐसे समझना, एक सेंटेंस शायद आप लोगों ने सुना होगा, एक प्योर लिक्विड का शार्प बॉइलिंग पॉइंट होता है, शार्प बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन एक सॉल्यूशन का कोई शार्प बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। ये वर्ड इस तरह का वर्ड सॉलिड स्टेट में आया था, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस के केस में, वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी है। एक प्योर लिक्विड का शार्प बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? लेट्स से एक प्योर लिक्विड है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है 500 केल्विन, टेम्परेचर आपने 500 केल्विन से 501 भी कर दिया तो वो लिक्विड पूरा वेपराइज हो जाएगा, 501 पे भी पूरा वेपराइज हो जाएगा। ऑब्वियसली 550 करोगे तो जल्दी होगा, 600 करोगे तो और जल्दी होगा, 501 पे टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन हो जरूर जाएगा। यानी 500 से थोड़ा भी ज्यादा होगा टेम्परेचर, पूरा वेपराइज, 500 से कम पूरा लिक्विड, 500 पर लिक्विड और गैस दोनों, यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ऐसा हो रहा है। जबकि एक सॉल्यूशन के केस में पर्टिकुलर शार्प पॉइंट नहीं होता है, एक रेंज आती है। एक सॉल्यूशन के केस में इससे ज्यादा अगर टेम्परेचर है तो ओनली गैस, इससे कम है तो ओनली लिक्विड, एक रेंज मिल रही है। और अगर टेम्परेचर उस रेंज के बीच में है तो लिक्विड और गैस दोनों होगी, लिक्विड और गैस दोनों होगी। अब सोचो आप, इक्वेशन से वो रेंज नहीं निकाल पाओगे आप यहां, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन ही नहीं है। प्रेशर वाली तो इक्वेशन थी, यहां तो इक्वेशन ही नहीं है। अब मैं आपसे कहूं कि बताओ इस सॉल्यूशन के लिए T1 T2 और क्या होगा, नहीं बता सकते हो। यहां अब फेज डायग्राम हेल्प करता है। एक बार मान लो आपने एक्सपेरिमेंटली 2-3 डेटा लिए कि यार इस सॉल्यूशन के लिए रेंज ये आ रही है, इस सॉल्यूशन की रेंज ये आ रही है, इस सॉल्यूशन की रेंज ये आ रही है, डेटा को कनेक्ट करो, ग्राफ बन गया। अब अगर मेरे पास ये ग्राफ है और आप मुझसे पूछो कि बताओ यार इस सॉल्यूशन के लिए रेंज क्या होगी, मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट मुझे T4 दे देगा, ये पॉइंट मुझे T1 दे देगा। T4 और T1 की वैल्यू पता चल जाएगी, ग्राफिकली कह दूंगा ये इसकी रेंज होगी। किसी और सॉल्यूशन के लिए रेंज, उसके लिए वर्टिकल लाइन, इस सॉल्यूशन के लिए ये दोनों पॉइंट मुझे रेंज बता देंगे। यानी जिसको राउल्ट्स लॉ नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, अब वो भी यहां से रेंज निकाल सकता है। वो भी रेंज निकाल सकता है कि सर इस सॉल्यूशन की तो रेंज ही होगी, इस सॉल्यूशन की रेंज ही होगी, इस सॉल्यूशन की रेंज ही होगी, वो भी रेंज नहीं। बट क्वेश्चन आता बस इसका यही फायदा है? अभी मैं बहुत सारे फायदे बताऊंगा, बहुत सारी चीजें समझाऊंगा, इसका और क्या फायदा, वही वाली बात कि अगर आपने टेम्परेचर T1 से T4 के बीच में रखा है तो क्या होगा। T1 से T4 के बीच में है तो कुछ सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में भी होगा, कुछ सॉल्यूशन गैसेस स्टेट में भी होगा, लिक्विड में भी ए और बी दोनों होंगे, गैसेस स्टेट में भी ए और बी दोनों होंगे। क्या हम यहां पर लिक्विड के अंदर एक्स से एक्स बी और गैस के अंदर वाई ए वाई बी फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट करोगे? यहां से अब ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन, मान लो आपने टेम्परेचर कितना मेंटेन किया हुआ है T3, तो ये वाला कर्व किसके बीच में है? T वर्सेस X से ये वाला कर्व, जो देखो लिक्विड के कांटेक्ट में है, जो लिक्विड के कांटेक्ट में वो X से, जो गैस के कांटेक्ट में है वो Y है। ये वाला पॉइंट आपको क्या दे देगा? X से। ये वाला पॉइंट आपको क्या दे देगा? यस, वेपर में A का मोल फ्रैक्शन पहले से ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि A इज मोर वोलेटाइल। मैं यहां पर प्रेशर वाला कर्व भी बना देता हूं ताकि एक साथ दोनों आपको समझ में आ जाए, कंपेयर कर सको। जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर वाला जो कर्व बनता है वो ऐसे बनता है, ये PA0, वेपर प्रेशर ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम, ये PB0। प्रेशर बढ़ाने पर लिक्विड बनेगा तो यहां ऊपर लिक्विड, नीचे गैस, यहां गैस लिक्विड। ये वाला कर्व PT वर्सेस XA, PT वर्सेस XA। नीचे वाला कर्व PT वर्सेस YA।
एक्स एक्सिस पर मैं जेड इसलिए लिख देता हूं कि ये एक्स ए भी है और ये वाई ए भी है। वो डिपेंड करेगा कि आप कौन से कर्व की बात कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग वो एक्स ए वाई ए है। बाकी रीड करने का तरीका बिल्कुल वही है, जैसे यहां हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर रहे हो यहां पर भी कर दो। आपको एक्स ए एक्स बी एक्स ए वाई ए पता चल जाएगा, एक्स ए वाई ए पता चल गया तो उससे एक्स बी वाई बी भी निकाल सकते हो। और इन सारे कर्व्स में मैं आपको बता दूं, मैंने ए को ज्यादा वोलेटाइल माना हुआ है। अगर बी ज्यादा वोलेटाइल है तो ये एंड ऊपर ये नीचे, बी ज्यादा वोलेटाइल है तो ये एंड ऊपर ये एंड नीचे, ऐसा हो जाएगा। तब के ही होंगे बेटा, ये T3 के कॉरेस्पॉन्डिंग ही लाइन बनी हुई है। मयंक T3 के कॉरेस्पॉन्डिंग ही लाइन बनी हुई है। दिस इज नॉन एज फेज डायग्राम ऑफ वाटर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। जब आप हायर लेवल पर कुछ भी स्टडी करोगे ना, थोड़ी सी रिसर्च MS PhD करोगे, ये कहीं ना कहीं जरूर आएंगे। ये लिख के ले लो आप, कहीं ना कहीं इनकी जरूर जरूरत पड़ेगी आपको। मतलब अच्छा खासा चांस है। और तब ये जो मैंने पढ़ा है ना, बहुत बेसिक से पढ़ाया है, बहुत छोटी छोटी बातें आपको बताइए, ये आगे बहुत काम आएगी। ये बहुत, अभी मैंने सही चीज तो बताई नहीं। सिद्धार्थ कह रहा कि सर ऐसा कहीं नहीं पढ़ा। अभी मैं बताता हूं। अभी तो तुम्हें लग रहा होगा ठीक है सर आपने पढ़ा दिया, ग्राफ है। ऐसा लगता है कि हमसे क्या मतलब सर, बहुतों को क्या लगता है सर हमें क्या करना है इसको, हमें तो बस कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर बनाने हैं, हमें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। ये तो ठीक है, अब जेई में आ रहा तो पढ़ रहे हैं, वो आगे समझ में आएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करते हैं, वो बाद की बातें हैं। बट चलो अभी बताता हूं थोड़ा सा, राइट ना इसका एक पर्पस जरूर बताता हूं। आप सबको एक वर्ड पता है डिस्टिलेशन, नहीं? आप सबको एक वर्ड पता है डिस्टिलेशन। क्या होता है भाई इसमें, डिस्टिलेशन में क्या करते हो? डिस्टिलेशन के थ्रू क्या होता है, डिस्टिलेशन में क्या करते हैं? कोई एग्जाम्पल जो इनऑर्गेनिक में पढ़ा हो तो जल्दी से बता दो मुझे। हाँ, कच्चे तेल तक मत जाओ तुम, अभी नॉर्मल जो इनऑर्गेनिक में कोई एग्जाम्पल पढ़ा है, डिस्टिलेशन से क्या होता है? डिस्टिलेशन को क्यों यूज करते हैं हम? सेपरेट करने के लिए, कोई मिक्सचर सेपरेटिंग लिक्विड विथ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, अहोना। बिल्कुल सही बताया आपने, अहोना, वेरी गुड। वेपर मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन, वाटर स्टीम, प्योर वाटर सेपरेशन मेथड है लिक्विड का डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट का यूज करके। बिल्कुल ऋतुराज। अच्छा, कोई एग्जाम्पल जो इनऑर्गेनिक में पढ़ा आप लोगों ने, इनऑर्गेनिक में कोई एग्जाम्पल जो आप लोगों ने पढ़ा हो, केडमियम टाइप्स का कुछ? नहीं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो है ही है। जिंक का किसके साथ, वही पूछ रहा हूं। क्या था जिंक और कैडमियम के डिस्टिलेशन? कुछ पता है दोनों के? वही मेटलर्जी में आप लोगों ने पढ़ा है, जिंक, मरकरी,
कैडमियम। क्या होते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट्स? मैं बॉइलिंग पॉइंट ढूंढ रहा हूं, एक बार डेटा मिल जाए। जिंक का 910 डिग्री सेल्सियस कुछ होता है, हाँ। कैडमियम का? जिंक का होता है 907 767 के आसपास मान लो कुछ, और मरकरी का तो और भी कम होता है, 353। अभी चलो इन दोनों को ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। क्या सोचते हो? मेरे पास अगर एक अलॉय है जिसमें कैडमियम है और जिंक है, कैडमियम और जिंक है, मरकरी नहीं है, कैसे सेपरेट करेंगे? डिस्टिलेशन के थ्रू। डिस्टिलेशन के थ्रू कैसे सेपरेट करोगे? बहुत बढ़िया। क्या करेंगे? जिंक भी है, कैडमियम भी है, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स दे रखे हैं, तो क्या थॉट आता है कि इसको हम हीट अप कर देंगे। किस टेम्परेचर तक? किस टेम्परेचर पर हीट अप करोगे? जल्दी से बताओ। 767 से ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, मान लो 800, ऐसे ही 800 डिग्री सेल्सियस तक हमने इसको हीट अप कर दिया, तो क्या होगा 800 डिग्री सेल्सियस पर? 800 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा बताओ जल्दी से। कैडमियम वेपराइज हो जाएगा और जिंक जो है वो बच जाएगा, राइट। क्योंकि जो टेम्परेचर है वो कैडमियम के वेपर प्रेशर से ज्यादा है, सॉरी कैडमियम के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है, लेकिन जिंक के बॉइलिंग पॉइंट से कम है, तो कैडमियम वेपराइज हो जाएगा, जिंक बच जाएगा। इस तरह से हम दोनों को सेपरेट आउट कर लेंगे। ये तो हम सबको पता है, ऐसा हम सोचते हैं, जो कि गलत है। अब सही क्या है वो बताता हूं। हम सबको ऐसा लगता है कि डिस्टिलेशन आता है, लेकिन हम में से बहुतों को पता ही नहीं कि डिस्टिलेशन होता क्या है, नहीं पता। बहुत कॉमनली वर्ड यूज होता है, बहुत कॉमनली ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं, बट डिस्टिलेशन होता क्या है, चलिए अब उसको समझते हैं। लेट से मेरे पास मान लो ये ए और बी दो लिक्विड है, ये उनका एक सॉल्यूशन है, ये टी ए। मान लेते हैं ए का बॉइलिंग पॉइंट है 400 केल्विन, बी का बॉइलिंग पॉइंट है 800 केल्विन, ठीक है। और हमने इन दोनों का क्या बनाया, एक सॉल्यूशन बनाया साहब। तो ये उस सॉल्यूशन की क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। मान लो ये जो टेम्परेचर है वो है 500 केल्विन, और ये जो टेम्परेचर है मान लेते हैं 700 केल्विन। सोचो आप, अगर मैं इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को, जिसका मोल फ्रैक्शन है 0.5, ए और बी दोनों का 0.5, अगर मैंने इस सॉल्यूशन को, ऑब्वियसली एक कंटेनर है जिसमें हर जगह देखो कंटेनर कौन सा सोचना है, पिस्टन लगा हुआ है, ये ध्यान रखना। अगर मैंने इस सॉल्यूशन को एक ऐसे कंटेनर में रखा जिसका टेम्परेचर मान लो 450 केल्विन है, 450 केल्विन, कुछ भी वेपराइज नहीं होगा, कुछ भी वेपराइज नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर 500 केल्विन से कम है। सॉल्यूशन अभी भी किस स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा।
क्यों? क्योंकि टेम्परेचर 500 केल्विन से कम है। ना तो ए वेपराइज होगा ना बी वेपराइज होगा, जबकि टेम्परेचर ए के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है। और सोचो अगर आपने टेम्परेचर 750 कर लिया, 750 जो कि अभी भी बी के बॉइलिंग पॉइंट से कम है, तो ए तो छोड़ो, बी भी पूरा वेपराइज हो जाएगा। ओनली गैस, ओनली गैस, बी भी पूरा वेपराइज हो जाएगा, जबकि अभी भी टेम्परेचर बी के बॉइलिंग पॉइंट से कम है। क्योंकि यहां पर अब इस 400 और 800 का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपके पास सॉल्यूशन है। आपको मतलब इस 400 से 800 से है ही नहीं, आपको मतलब इस 500 और 700 से है, क्योंकि इस सॉल्यूशन के लिए तो ये रेंज है। इस सॉल्यूशन की रेंज ही 500 से 700 है। हमें क्या लगता है कि हमने ए और बी का मिक्सचर बना लिया तो अभी भी ए और बी के बॉइलिंग पॉइंट और वही यूज हो रहा है। अब ए और बी के बॉइलिंग पॉइंट का डेटा यहां यूज नहीं होगा। अभी सुनो बेटा, खत्म नहीं हुआ। वो ए और बी का बॉइलिंग पॉइंट का कोई यहां मतलब ही नहीं रहेगा, वो मिक्सचर बन गया है। ए और बी का मिक्सचर, वो प्योर ए नहीं है, वो ना प्योर बी है, इट इज मिक्सचर, और ये एक सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है। तो फिर अभी पूरा सुनो, 450 केल्विन पर कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी वेपर्स नहीं बनेगी। 500 केल्विन पर फर्स्ट बबल ऑफ वेपर फॉर्म होगा, पहली वेपर की, यूं कह दो फर्स्ट बबल ऑफ वेपर, थोड़ी सी वेपर्स बनेगी। लेकिन क्या उस थोड़ी सी वेपर में केवल प्योर ए ही होगा? उसमें एक्स, उसमें वाई ए भी होगा, वाई बी भी होगा, ए और बी दोनों होंगे, उसमें ए और बी दोनों होंगे। अगर टेम्परेचर आप 600 केल्विन कर देते हो, अगर आपने टेम्परेचर 600 केल्विन कर दिया तो अच्छा खासा सॉल्यूशन वेपराइज हो जाएगा, अच्छा खासा सॉल्यूशन वेपराइज हो जाएगा। लेकिन जो वेपर्स बनी है उसमें ए भी होगा और बी भी होगा, ए और बी दोनों हैं। ऐसा नहीं कि बी नहीं है, उसमें ए भी है और बी भी है। हाँ, ये कह सकते हो कि जो वेपर्स बनी है ये वाई है, ये क्या देगा आपको? वाई है, मान लेता हूं ये 0.7, ये मान लो 0.4, ये क्या हो गया? वाई ए, ये क्या हो गया? एक्स ए, हाँ या ना? वाई ए एक्स ए, देख लेना, यही लिखा था यहां पर, वाई ए एक्स ए, वही यहां पर लिख रहा हूं, ये वाई है ये एक्स है। हाँ, ये जरूर हुआ कि जो वेपर्स बनी उसमें ए का मोल फ्रैक्शन जो लिक्विड में ए का मोल फ्रैक्शन था उससे थोड़ी ज्यादा है। यानी लिक्विड के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन था 0.5, जो वेपर्स बनी है उसमें ए का मोल फ्रैक्शन 0.5 से ज्यादा हो गया। लेकिन हाँ, जो बचा हुआ लिक्विड है उसमें ए का मोल फ्रैक्शन जो है वो 0.5 से कम हो गया। ये तो नहीं, वेपर्स में बढ़ा तो बचे हुए लिक्विड में कम होगा, बचे हुए लिक्विड में कम होगा। यानी वेपर्स में ए का मोल फ्रैक्शन जो लिक्विड में था उससे थोड़ा ज्यादा हो गया, तो लिक्विड के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन जो यहां था ओरिजिनल लिक्विड में वो कम हो गया। वही वाला एग्जांपल मैंने कहा था लास्ट क्लास में, अल्कोहल और पानी वाला, वही वाला एग्जाम्पल यहां पे भी है कि अल्कोहल और पानी का मिक्सचर है। कुछ पानी, सपोज एक दिन आप छोड़ दिया, आप भूल गए, अगले दिन उसके अंदर अल्कोहल का परसेंटेज पहले से कम होगा क्योंकि अल्कोहल ज्यादा वोलेटाइल है। वही यहां पर हो रहा है, ए ज्यादा वोलेटाइल है तो बचे हुए लिक्विड में ए का परसेंटेज कम होगा। तो आपको प्योर ए तो नहीं मिला भाई, प्योर ए तो नहीं मिला। 600 केल्विन पर आपने हीटअप किया, आपको प्योर ए नहीं मिला। तो फिर डिस्टिलेशन से सेपरेशन कैसे होता है? डिस्टिलेशन से सेपरेशन कैसे होता है वो बताता हूं। डिस्टिलेशन क्या होता है? अब क्या करते हो आप यहां पर, ये जो वेपर्स बनी है ना यहां पर, इन वेपर्स को यहां से बाहर निकालो, इन वेपर्स को यहां से बाहर निकालो और फिर उसे एक अलग कंटेनर में डालो। अलग कंटेनर में डालने के बाद उसे फिर से कंडेंस करो, उससे फिर से कंडेंस करो। अब आपके पास एक नया सॉल्यूशन आ गया, अब आपके पास एक नया सॉल्यूशन आ गया। किसका? वही ए और बी का ही है, ए और बी का ही है नया सॉल्यूशन। लेकिन अब उस नए सॉल्यूशन के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.7। अब वापस यहां से स्टार्ट करो साहब, ये तो एक राउंड हुआ है केवल, और इस एक राउंड में
परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ा दिया आपने। पहले ए का मोल फ्रैक्शन था 0.5, अब क्या कर दिया 0.7। अब क्या करोगे, ये जो नया सॉल्यूशन आया है, क्योंकि कंडेंस कर दिया, याद करना, वेपर जो यहां बनी उसको बाहर निकाला, किसी और कंटेनर में लिया, उसे कंडेंस कर लिया, अब ये मेरा नया एक्से हो गया। ये एक्से स्टार्टिंग वाला था, अब ये मेरा नया एक्से है। इसके लिए अब रेंज अलग है, इसके लिए रेंज अब अलग है। इसको अब आप फर्दर हीट अप करोगे, कोई भी मान लो टेम्परेचर इसके बीच में होना चाहिए। ये मैंने डायग्राम इसलिए अलग बनाया क्योंकि यहां बहुत सारी चीजें हो रही थी, अदरवाइज इसको फिर मैं एक अलग टेम्परेचर पे हीट अप करूंगा। ये मेरे को वापस नए क्या मिल गए, वाई और ये एक्स है, और इसकी वैल्यू अब थोड़ी और ज्यादा हो गई साहब, और हो गई 0.8, ये थोड़ी और कम हो जाएगी। फिर यहां से वेपर्स को बाहर निकालो, ए का मोल फ्रैक्शन में थोड़ा और बढ़ गया, उसको फिर से कंडेंस करो, अब ये मेरा नया सॉल्यूशन आ गया। इसको फिर से मैं क्या करूंगा, हीटअप करूंगा। अब इस सॉल्यूशन से मतलब है, अब इस सॉल्यूशन से मतलब है, समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, हर बार वेपराइज करके कंडेंस करो, फिर वेपराइज करो, फिर कंडेंस करो, फिर वेपराइज करो, फिर कंडेंस करो, इसको फिर किसी और टेम्परेचर पे हीटअप करो, फिर इसको किसी और टेम्परेचर। ए का मोल फ्रैक्शन और बढ़ गया, ए का मोल फ्रैक्शन और बढ़ गया, ये आपका नया वाई हो गया। धीरे 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 आप यहां से आगे बढ़ते जा रहे हो, 0.5, 0.7, 0.8, 0.9, फिर यहां इस तरह से आप प्योर ए ऑब्टेन कर सकते हो। लेकिन एक बात बताऊं, एग्जैक्टली प्योर ए तो कभी भी नहीं कर पाओगे, एग्जैक्टली प्योर ए तो कभी भी नहीं कर पाओगे, उसके लिए तो इन्फाइनाइट स्टेप्स चाहिए। हाँ, लेकिन 99%, 99.9% ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन सोचो, क्या आपको प्योर ए मिल गया, प्योर ए मिल गया, इसका मतलब पूरा का पूरा ए मिल गया क्या आपको? प्योर ए मिल गया मतलब क्या पूरा का पूरा ए मिल गया? नहीं, हर एक स्टेप में आप ये सॉल्यूशन छोड़ते जा रहे हो। इनिशियली वेपर्स बनी, उसको बाहर निकाला तो बचे हुए लिक्विड को तो छोड़ना पड़ा, फिर उनको कंडेंस किया, फिर वेपराइज किया तो इस बचे हुए सॉल्यूशन को फिर छोड़ दिया। हर एक स्टेप में आप जो लिक्विड छोड़ते जा रहे हो ना, उसमें ए भी है और उसमें बी भी है। यस, ऐसे स्टेप्स करते जाओगे तो प्योर ए तो मिल जाएगा आपको, पूरा नहीं मिलेगा भाई, पूरा नहीं मिलेगा। अब समझ में आया डिस्टिलेशन क्या होता है? क्या लग रहा है, हैं? करना चाहोगे? ऐसा लग रहा है कि अब तो कभी ना करें सर हम, ये तो बहुत बेकार तरीका है, बिल्कुल ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। करते हैं यूज वहां और कोई तरीका, बट जहां बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत ज्यादा हो वहां ऐसा कर सकते हो। दिस इज डिस्टिलेशन, ये होता है डिस्टिलेशन। कुछ समझ में आई मेरी बातें? तो एक स्टेप में कुछ नहीं होने वाला, डिस्टिलेशन में बहुत सारे स्टेप्स करते हो। डिस्टिलेशन भी अलग अलग होते हैं, आप लोग पढ़ते हुए भी हो। एक सिंपल डिस्टिलेशन बोलते हो, एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हो। वैसे तो सारे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही होते हैं। डिस्टिलेशन वर्ड जिनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता ना, उनके लिए क्या होता है कि एक ही स्टेप में अच्छा खासा चेंज हो जाता है, एक ही स्टेप में अच्छा खासा चेंज हो जाता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा हो तो वहां एक ही बार में ठीक है, लेकिन जहां बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम होगा वहां एक नहीं बहुत बार ऐसे साइकिल, एक बार वेपराइज किया फिर कंडेंस किया, फिर वेपराइज किया फिर कंडेंस किया। अच्छा, एक और चीज है यहां पर, इससे तो प्योर ए आया, प्योर बी कैसे मिलेगा साहब? या प्योर ए मिल गया तो प्योर बी भी मिल जाएगा? क्या प्योर ए मिल गया तो प्योर बी भी मिल जाएगा? यस, ऐसे नहीं मिलेगा। प्योर बी चाहिए तो जो लिक्विड छोड़ते हुए जा रहे हो ना उसको यूज करो, क्योंकि बचे हुए लिक्विड में ए का मोल फ्रैक्शन कम हो गया, यानी बचे हुए लिक्विड में बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ गया। सुनना मेरी बात को, अब अगर मुझे प्योर बी चाहिए तो मुझे इससे मतलब है, इससे मतलब है। ये 0.4, इसको पहले से हायर टेम्परेचर पर हीट अप करो तो ये वाला जो सॉल्यूशन है
बचे हुए लिक्विड में ये 0.3 ए का मोल फ्रैक्शन 0.4 से 0.3, फिर इसको और हाई टेम्परेचर पे हीट अप करो, ये पहले यहां फिर यहां फिर यहां, धीरे 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 प्योर बी ऑप्टेन हो जाएगा। यानी प्योर ए चाहिए तो वेपर्स को रिपीटेडली यूज करो, प्योर बी चाहिए तो लिक्विड को रिपीटेडली यूज करो। ये थोड़े डायग्राम बनाने की कोशिश करना, ये जो डॉट्स डॉट्स में लगाता रहा हूं ना, मैं बड़ी आसानी से लगा रहा हूं, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इनिशियली। प्रोसेस को फील करोगे, प्लॉट करना आसान हो जाएगा। हर बार यूं सोचना कि हाँ वेपर्स बनी, बाहर निकाला, कंडेंस कर लिया, वो एक अलग सॉल्यूशन, ये एक अलग सॉल्यूशन, एक स्टेप कंप्लीट हुई। अब आप वापस से नई एक राउंड चालू करोगे, फिर एक नया राउंड चालू करोगे। टाइम हो गया, नहीं तो अभी मुझे इससे रिलेटेड 2-3 चीजें आपको और बतानी है, 2-3 बातें और बताऊंगा बड़ी इंटरेस्टिंग, जो आगे बहुत काम आएगी, बहुत काम आएगी, सीरियसली मैं बता रहा हूं। और खासकर आप में से जो मटेरियल साइंस, जिसकी ब्रांच मटेरियल साइंस, मेटलर्जी या मैकेनिकल है, उनके लिए तो देखो बहुत काम की चीज है। मैं बता दूं आप लोगों को, ये सब आप पढ़ोगे, ये सब पढ़ोगे, और ये तो कॉलेज में तो माना जाएगा कि ये सब तो आपको आता है। कॉलेज में तो आप ऐसा लगे ये सब आता, तो इससे और हाई फाई लेवल की चीजें बताई जाएगी, और उनको ये नहीं पता कि सर हमें तो यही नहीं आता है, आप क्या पढ़ा रहे हो। ये समझ में आएगा तभी वो सारी चीजें समझ में आएगी, तभी सारी चीजें समझ में आएगी। अभी मैं इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल, और डिस्टिलेशन तो मैंने समझा दिया, बट मैं इसका प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन और दूंगा, ठीक है ना। अभी यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। आज डिस्कशन में थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया तो कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ होमवर्क दिया क्या मैंने अभी तक? आपको नहीं दिया? दिया था क्या? क्या डिस्कस कर चुके हैं? S1 में 5 से 11, अच्छा दिए तो हैं। S2 11, 4 से 22, 5 से 11, ठीक है। 5 से 11 ठीक है, अभी उसके अलावा तो नहीं करना। 22 तक दे दिए थे ना। S2 के ही 1-2 क्वेश्चन और दे रहा हूं, ज्यादा तो 1। बस ये कर लें, ठीक है। कोई बात नहीं, सम्यक अभी ये करते हैं, वो बाद में करेंगे, ठीक है। बाय बाय।